नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 4, आय और रोजगार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका लेक्चर 1 हम लोगों ने कर लिया था। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे लेक्चर नंबर 2। कौन सा लेक्चर है आज हमारा? लेक्चर नंबर 2 है। और जिसने भी लेक्चर 1 नहीं देखा हो तो पहला काम उसका क्या है? लेक्चर 1 देखे फिर 2 देखे। तो चलिए आज क्या पढ़ाओगे गुरुजी? आज अपन चर्चा करेंगे समग्र मांग के घटक। क्या टॉपिक पढ़ना है? समग्र मांग के घटक की समग्र मांग किस किस से मिलकर करके बनती है। तो शुरू कर देते हैं पर आज के टॉपिक को, आज के लेक्चर को, जिसका हमारा मेन हेडिंग है समग्र मांग के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, कल के लेक्चर में अपन लोगों ने जान लिया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है या जो समग्र मांग है वो क्या होती है। मैंने ये कहा था कि जितनी व्यक्ति की आय है, कुल पूरे अर्थव्यवस्था में जितनी लोगों की आय है, उस आय पे जिन सभी वस्तुओं की जो मांग होती है, अंतिम वस्तु और सेवाओं की जो मांग होती है, उसको समग्र मांग कहा जाता है, एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। एक बार मैं आपको और आज उसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। तो समग्र मांग के घटक है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब ये समग्र मांग किस किस से मिलकर के बनती है? पहला डाउट तो जो ये है कि समग्र मांग और बाजार मांग, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट रखना है बच्चों। बाजार मांग अपन ने कहां पे पढ़ा था? व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपभोक्ता के व्यवहार वाले सिद्धांत वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि बाजार मांग, जहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? व्यक्तिगत मांग मतलब एक मेरे इंडिविजुअल की कितनी मांग है, और बाजार मांग मतलब पूरा बाजार मार्केट कितनी डिमांड कर रहा है वो। तो बाजार मांग हमेशा एक वस्तु के हिसाब से देखी जाती है, क्योंकि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा एक की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो हमने एक वस्तु की बात करी थी। पर समग्र मांग की जब बात करते हैं तो लोगों को लगता है समग्र मांग, बाजार मांग, कुल मांग सब एक ही बात है। नहीं, समग्र मांग का मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी वस्तु और सेवा है, उन सभी की जो डिमांड है, उन सभी की डिमांड को हमें बिल्कुल क्लियर करना होगा। तो ये जो समग्र मांग है, इस समग्र मांग में जितनी भी वस्तु और सेवाएं आ रही हैं, इन सारी वस्तु सेवाओं की जो डिमांड है वो डिमांड ही यहां पर काउंट होगी। अब इसमें क्या क्या आएगा? अब इस समग्र मांग को समझने से पहले आप एक चीज देखिए, आप सभी ने जीडीपी के बारे में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसके बारे में पढ़ रखा है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अर्थ यह होता है बच्चों कि एक देश की सीमा के अंदर, ठीक है, एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। एक वर्ष के भीतर एक देश की राजनीतिक सीमाओं के भीतर जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होगा उसको हम जीडीपी कहेंगे। अब अमेरिका की कंपनी इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगा करके अगर यहाँ पे उत्पादन करती है तो किसकी जीडीपी होगी? भारत की होगी। भारत की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री लगा करके उत्पादन करती है तो किसकी जीडीपी होगी? ऑस्ट्रेलिया की होगी, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी में, वो उनके सीमा क्षेत्र में आ रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। तो आसानी से हम याद कर सकते हैं कि जमीन जिसकी जीडीपी उसकी है। जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे। आप देखिए, जीडीपी में आपको पता है कि जो टोटल उत्पादन हो रहा है देश के अंदर, इतने मूल्य का उत्पादन हो रहा है, इतना बाजार मूल्य है उसका उत्पादन हो रहा है। अभी जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कब होता है? प्रोडक्शन कब होता है? जब डिमांड होती है। डिमांड होगी तभी प्रोडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसमें हर बार उदाहरण देता हूं, अगर आप लोग डिमांड नहीं करते कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो वीडियोस बनते ही नहीं। तो अगर जब तक हम किसी चीज की डिमांड नहीं करते तब तक किसी चीज का प्रोडक्शन होता नहीं है। और जो साइकिल मैंने आपको कल समझाई थी कि डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोगों के पास रोजगार होगा, रोजगार होगा तो लोगों के पास इनकम आएगी, आय आएगी, और आय आएगी तो फिर लोग डिमांड करेंगे। तो ये डिमांड होती है। अब ये जो डिमांड है वो कहां से होती है? डिमांड हो रही है तभी प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों। अब ये डिमांड कौन कौन से क्षेत्रों से होती है, कौन कौन डिमांड करता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो डिमांड करी जाती है वो करी जाती है उपभोग के लिए। उपभोग, ये उपभोग कौन कर रहा है? ये उपभोग हम लोग कर रहे हैं, हाउस होल्ड के लोग, जो घरेलू लोग हैं वो लोग उपभोग कर रहे हैं। तो हमेशा हम इस उपभोग को सी से दर्शाएंगे, सी फॉर कंजप्शन। सी फॉर कंजप्शन मतलब हम लोग जिन वस्तुओं का, सेवाओं का उपभोग करते हैं वो हम किससे दर्शा रहे हैं? कंजप्शन से दर्शा रहे हैं, सी से दर्शा रहे हैं। उपभोग के लिए डिमांड होती है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट या निवेश के लिए,
निवेश इन्वेस्टमेंट। अब निवेश और इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको सभी को पता है। अब देखो इन्वेस्टमेंट वाला कैसे डिमांड करता है। अब आप सभी को पता है कि जो वस्तु है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं जिनको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, और एक होती है पूंजीगत वस्तुएं जिनको कैपिटल गुड्स कहा जाता है। कंज्यूमर गुड्स वह गुड्स होते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोक्ता इस्तेमाल करता हो। जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट का मैं इस्तेमाल करता हूं, मैं उपभोक्ता हूं। मोबाइल है, मोबाइल का अपन इस्तेमाल करते हैं, अपन उपभोक्ता है। पेन है, पेन का इस्तेमाल करते हैं अपन लोग, अपन उपभोक्ता है। ये सारी के सारी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, मतलब जो लोगों के उपभोग करने के लिए जो प्रयोग में आए, यूज में आए, उसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, या कंज्यूमर गुड्स हम उनको कहते हैं। कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है? ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन करने के काम आती है, जैसे कि मशीनें होंगी, ठीक है, मशीनें होंगी। जैसे अब आज यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए कैमरा चाहिए, तो कैमरा मेरे पर्सनल यूज में तो नहीं आ रहा ना, मेरा उपभोग तो नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए आप लोगों के लिए जरूरी है। ये बोर्ड है, ये क्या है, पूंजीगत वस्तु है। तो पूंजीगत वस्तुएं कौन खरीदेगा? जो निवेश कर रहा हो, जो सोच रहा हूं मैं फैक्ट्री खोलूं, उसको मशीनें चाहिए होगी। तो यहां पर पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो आगे उत्पादन में काम आती है, और उपभोक्ता वस्तुएं वह होती हैं जो कि उपभोग करने के काम आती है। तो पूंजीगत वस्तुएं क्यों ली जा रही है? उपभोक्ता के लिए उपभोग वस्तुएं बनाने के लिए। आज टी शर्ट बनी होगी तो उसमें मशीनें काफी वो होंगी, तो वो मशीनें पूंजीगत वस्तु है, टी शर्ट बनकर के आई, उसका इस्तेमाल कर लिया, दैट इज द उपभोक्ता वस्तु और कंज्यूमर गुड। तो अब यहाँ पे निवेश में क्या आ जाता है? तो पूंजीगत वस्तुएं जो लोग खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स जो लोग खरीदते हैं, वो निवेश में आ जाता है। और निवेश को हम जो दर्शाएंगे वो आई से दर्शाएंगे। किससे? आई। फिर तीसरा अगर बात करें तो आप सभी को बड़े अच्छे से पता है कि जो सरकार है देश की, गवर्नमेंट जो है वो भी एक्सपेंडिचर करती है, सरकार भी खर्चा करती है, ठीक है, सरकार खरीदती भी है, सरकार इन्वेस्ट भी करती है, सरकार पैसा भी लगाती है। तो जो सरकार का रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखो बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि मनीष सर जो चैप्टर्स है ना ऊपर नीचे पढ़ा रहे हैं, पहले फर्स्ट पढ़ा दिया, फिर थर्ड मुद्रा बैंकिंग पढ़ा दिया, फिर फिफ्थ पढ़ा दिया, सरकारी बजट पढ़ा दिया, और अब फोर्थ पर आए हैं। तो देखो बच्चों, हर चीज थोड़ा सा सोच समझ के ही करी जाती है। अब यहाँ पे सरकार का है ना, अब मुझे सरकार के बारे में आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप पूरी सरकारी बजट पर पूरा अच्छे से पढ़ करके आ चुके हैं कि सरकार कहां खर्चा करती है, सरकार क्या खरीद सकती है, क्या बेच सकती है, मुद्रा बैंकिंग पूरा पढ़ चुके हैं। तो आप हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने वाली जो दो नीतियां होती हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। मौद्रिक नीति को केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलाता है, आप उसको बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, और राजकोषीय नीति को सरकार चलाती है, आप सरकार को बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहां पे जो सरकार द्वारा मांग करी जाएगी वो क्या कहलाएगा? जी कहलाएगा। ये तीनों के जो है उपभोग, निवेश, सरकार, ये तो तीनों अपने हैं, अपने मतलब देश के अंदर की बात है। अब जो डिमांड होती है वो तो बाहर की भी होती है, और हम भी कभी कभार क्या करते हैं, बाहर से कुछ चीजों का आयात करते हैं। तो जो लास्ट होता है वो कहलाता है बेटा शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात, निर्यात का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट, मतलब हम लोगों ने यहां से कोई सामान विदेशों को बेचा है, वो एक्सपोर्ट कहलाता है। तो ये शुद्ध निर्यात या जो नेट एक्सपोर्ट है वो कैसे निकाला जाएगा? यहां पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दिया जाएगा, मतलब निर्यात माइनस आयात, और इसको दिखाया ऐसे जाएगा x माइनस एम, ठीक है। जैसे इसको c से दिखाया, इसको i से दिखाया, इसको g से दिखाया, और ये दिखाया जाएगा x माइनस एम कि हमने कितना निर्यात करा है और हमने कितना आयात करा है। अब देखो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। अगर हमारा निर्यात ज्यादा रहता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर 100 रुपए का हम निर्यात करते हैं, मतलब हमने 100 रुपए का सामान बेचा, 100 रुपए हमारे पास आए, और हमने सामान बाहर से 60 रुपए का ही मंगाया है, तो हमें 40 रुपए का फायदा हो रहा है, 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 100 रुपए का सामान हमने पूरी दुनिया को बेचा और दुनिया से सिर्फ 60 रुपए का सामान ही खरीदा है, तो 40 रुपए का अपन को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, अच्छी बात है। पर अगर इसका उल्टा हो जाए कि 60 रुपए का तो सामान बेचा है और 100 का खरीदा है, मतलब 40 नेगेटिव में जा रहा है, तो यहां पर आपको नेगेटिव वाले साइन का भी जो है वो ध्यान रखना होगा कि शुद्ध निर्यात पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब निर्यात हमारा ज्यादा होगा, और नेगेटिव कब होगा? जब आयात हमारा ज्यादा होगा, जब हम बाहर से ज्यादा मंगवा रहे हैं। तो यहां पर जो समग्र मांग है वो इन चार चीजों से मिलकर के बनती है, उपभोग, निवेश, सरकार और शुद्ध निर्यात। तो इसलिए यहां पर समग्र मांग का
एडी एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बन जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, प्लस ब्रैकेट में लिखना x माइनस एम। ये एडी का फॉर्मूला है। क्या है बच्चों? ये एडी का फॉर्मूला है, एग्रीगेट डिमांड। आपने हिस्ट्री में हाई स्टोरी में बीसी और एडी पढ़ा होगा, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट और एडी एनो डोमिनी, मतलब एक तो ईसा पूर्व और एक ईस्वी। ईस्वी किसको कहा जाता है? एडी को कहा जाता है। तो ये वो वाला एडी नहीं, टाइम पीरियड वाला, ये एडी है अपना एग्रीगेट डिमांड, जिसका फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखो हम जो घरेलू लोग हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं, वो आ गई, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं, सरकार भी डिमांड कर रही है, ये तीनों आ गए, ये तीनों अपने घर के हैं। और ये फिर अपना बाहर से क्या संबंध है, कितना भेज रहे हैं और कितना खरीद रहे हैं, एक्स माइनस एम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समग्र मांग के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मतलब जिन चीजों से मिलकर करके हमारी एग्रीगेट डिमांड बनती है, वो मैंने आपको समझा दिया है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला चैप्टर के लास्ट तक याद रखिएगा। कुछ फॉर्मूला जैसे ये हो गया, एक फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी प्लस एस वाला है, कंजप्शन प्लस सेविंग वाला, मतलब इनकम जो है उपभोग प्लस बचत के बराबर होगी। ये सब फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, और समग्र मांग के घटक को अपन ने समझ लिया है। अब एक बार मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समग्र मांग की जो डेफिनेशन है वो लिखवा दी थी, वही डेफिनेशन आज भी है, कोई चेंजेस नहीं कराया मैंने, बट एक बार क्या है कि फिर से रिपीट कर देते हैं, जिससे कि समग्र मांग के घटकों में आपको और भी हेल्प मिलेगी। समग्र मांग एडी एग्रीगेट डिमांड अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करती है। बड़े ध्यान से देखना, समग्र मांग अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य, मतलब अंतिम वस्तु और सेवा, आपको बताया अंतिम वस्तु और सेवा वह होती है जिसका उपभोक्ता उपभोग कर ले, मतलब आगे वह चीज किसी प्रोडक्शन के लिए काम ना आए, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? अंतिम वस्तु कहा जाएगा। अंतिम का मतलब है बस अब वो तो पेट में जाने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, बस अब वो खत्म हो गया, उसका आगे जो प्रोडक्शन का एज है वो खत्म हो चुका, प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अंतिम वस्तु और सेवा, कोई सी भी, हर वस्तु हर सेवा की बात यहां पर हो रही है, जिसे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक लेखांकन वर्ष की अवधि के दौरान आय के एक निश्चित स्तर पर खरीदने की योजना बना रहे हैं। देखो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र, तो अभी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र कौन से हैं? ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक नहीं है, जो अभी आपको लिखाया है पीछे, कौन कौन से? घरेलू क्षेत्र, यहाँ पे निवेश वाला, सरकारी क्षेत्र, और ये जो भारी क्षेत्र है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र वो। तो ये जो सभी क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र एक लेखांकन वर्ष में, मतलब एक जो अकाउंटिंग ईयर होता है, जो अपन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का मानते हैं, उस अवधि के दौरान आय का जो एक निश्चित स्तर दे रखा है कि साहब हमारी इतनी आय है और उस पर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड कहेंगे, समग्र जो मांग है वो कहेंगे। क्लियर? तो समग्र मांग क्या हो गई? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य है, जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, जिसको अर्थव्यवस्था के जो सभी क्षेत्र है एक साल के भीतर निश्चित आय पर खरीदने को तैयार है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। दूसरे शब्दों में एडी वह कुल व्यय है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक निश्चित अवधि के दौरान करने को तैयार है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो एडी कुल व्यय है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। एडी इज इक्वल टू कुल व्यय, मतलब टोटल जो खर्चा है वो किसके बराबर है? एडी के बराबर है, ठीक है। एडी मतलब हम किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए 100 चीजों की मांग हुई है, तो 100 चीजों की मांग है तो उस पर खर्चा भी उतना ही हुआ होगा। भाई 1-1 हजार की वो चीज है तो 10 लाख हो गए, तो 10 लाख वो कुल व्यय आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, वो 1 लाख 10 लाख जो भी हो आप देख लीजिएगा। ये मैं समझा चुका हूं इसे लास्ट लेक्चर में। इसका मतलब एडी और कुल व्यय का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एडी और कुल व्यय का मतलब एक ही है। जितनी एग्रीगेट डिमांड होगी उतना ही टोटल खर्चा होगा, या जितना टोटल खर्चा है उतना ही एग्रीगेट डिमांड होगी। ये एडी पैरों वाली एडी नहीं है ठीक है ना, एडी से सिर तक का जोड़ लगा देना है, ये बात ठीक है कि एडी से चोटी तक का जोड़ लगा देना है हमें 100 में से 100 लाने के लिए। और एक चीज मैं आप लोगों को और कहना चाहता हूं बच्चों, मैं कल परसों कुछ कमेंट देख रहा था। देखो आप क्लास 11th के 12th के स्टूडेंट्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप कोई वर्ड वहां पे लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, तो अगर आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती है, चाहे जैसे डाउट मान लीजिए, सिलेबस मान लीजिए, अगर उनकी स्पेलिंग नहीं आती है ना,
आप चाहे एक बार गूगल पर जाकर करके फिर लिख दीजिए, चेक कर लीजिए कि हाँ मैं जो सिलेबस लिखना चाहता हूँ, मैं डाउट लिखना चाहता हूँ, मैं थैंक्स लिखना चाहता हूँ, जो भी हो व्हाटएवर, मैं ऐसा कोई स्पेशल वर्ड के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी हो आप एक बार सर्च करके फिर लिखा करो। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब आज आप लिख दिया, आपको मैंने देखा, आपके कमेंट्स को मैंने देखा और आपने देखा, इट्स ओके, मैं तो समझ जाता हूँ भाई मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं। बट अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखता है, वो सोचे यार 12th के बच्चों को ये छोटी सी स्पेलिंग भी नहीं आती, कितनी दुख की बात है। वो आप लोगों का जो इंप्रेशन है ना वो खराब होता है, आप लोगों की इमेज खराब होती है। तो इसलिए दिल पे मत लीजिएगा इस बात को और कोई भी स्पेलिंग आप लिखे उसको बिल्कुल थोड़ा सा चेक करके लिखे, जिससे लोगों को लगे हाँ यार सच में 12th का बच्चा है, 11th का बच्चा है, कमेंट कर रहा है, तो ऐसा लगे, ठीक है। और बाकी आप लोग जो प्यार देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तो मेरे पास बेटा शब्दों की सच में कमी है, मतलब डिक्शनरी में शब्द नहीं है मेरे पास उस प्यार के लिए, उस सपोर्ट के लिए, तो मतलब क्या कहूँ मैं। तो ये मेरी थोड़ी सी और रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहता कोई मेरे स्टूडेंट्स पर उंगली उठाए कि सर आपके बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें शीश ऊपर उठाने का ही अवसर देंगे, किसी को उंगली उठाने का नहीं, ठीक है ना। चलिए, एडी वह कुल व्यय है जिसमें घर, हाउस होल्ड, फर्म इन्वेस्ट का पढ़ लिया, सरकार और बाकी दुनिया एक निश्चित अवधि के दौरान खर्च करने की योजना बना रही है। तो एडी टोटल वो खर्चा है जो कौन कौन कर रहा है, घर, हाउस होल्ड, सी, फर्म क्या करती है, फर्म कंपनी होती है जो इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है, तो इन्वेस्टमेंट आई, सरकार को जी से दर्शा दिया, बाकी दुनिया से या तो हम मंगवाएंगे या तो बेचेंगे या मंगवाएंगे, तो एक्स माइनस एम आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। एक निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित अवधि कितनी है, 1 वर्ष, एक जो साल वाला टाइम है उस टाइम पीरियड की खर्च करने की योजना बना रही है। एडी एक प्रवाह अवधारणा है क्योंकि इसे आमतौर पर एक लेखा वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है। देखो एडी एक प्रवाह अवधारणा है। प्रवाह अवधारणा का मतलब क्या होता है, प्रवाह मतलब फ्लो कहा जाता है बेटा। प्रवाह का मतलब क्या होता है, फ्लो होता है। दो चीजें होती है, एक होता है स्ट्रोक और एक होता है फ्लो बेटा। देखो स्ट्रोक एक प्रकार से क्या है, एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है। एक भाई जैसे मैं कहूं कि इतनी तारीख को इतना सामान हमारे पास था, एक फिक्स जो डेट है उस डेट के अनुसार हम कह देते हैं कि हाँ साहब ये था हमारे पास। जैसे मैं कहूं कि भैया मेरे 30 तारीख तक 5 तारीख तक के मेरे वीडियोस थे, मैंने एक फिक्स डेट बता करके मैंने बता दिया कि साहब ये, वो स्ट्रोक होता है। फ्लो प्रवाह का मतलब क्या, जो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मापा जाता है, तो समय समय पर उसको मेजर कराया जा सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे एक पानी का टैंक है, उस पानी के टैंक में जितना पानी है वो तो क्या हो गया, स्टॉक हो गया, वो तो स्टॉक हो गया। और उस टैंक में जहां से पानी आ रहा है, ठीक है, जहां से भी आ रहा है, तो वो फ्लो हो गया, क्योंकि धीरे धीरे यहां से पानी आ, तो वो चेंजेस हो रहे हैं, पर यहां पे वो स्टॉक जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लो दर्शा रहा है और ये स्टॉक दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रवाह अवधारणा है, जो एक लेखा वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है, तो हर साल में जो है उसको, हर टाइम पीरियड में उसको मापा जाएगा, हर साल में, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक और फ्लो में मैं और आपको डिफरेंस क्रिएट करूं और इसको थोड़ा ज़्यादा विस्तार में जाकर के बताऊं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर पूरी आपको एक टेबल बनवा दूंगा 3-4 पॉइंटों की, जिससे आप पूरा, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख दोगे आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं, बता दीजिएगा मुझे। एक अलर्ट, एक सूचना जारी कर देता हूं अब, ठीक है, बहुत अटेंशन प्लीज। क्या है, समग्र मांग को बाजार की मांग के साथ भ्रमित ना करे। समग्र मांग को बाजार की मांग मत समझो कि समग्र मांग और बाजार मांग बराबर है, मतलब आप कह दो कि एडी बराबर एमडी, ना 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 ना, मामला ही गलत हो जाएगा बच्चों, सब कुछ बिगड़ जाएगा। भ्रमित ना करो, दो लोगों को मत कह देना, भ्रम में मत रखना कि भाई समग्र मांग और बाजार मांग एक ही, बिल्कुल गलत बात। समग्र मांग संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, संपूर्ण, मैंने आपको क्या पढ़ा है कि व्यष्टि जब चर्चा करेगी व्यक्तिगत की करेगी और समष्टि जब चर्चा करेगी संपूर्ण की करेगी। व्यष्टि व्यक्तिगत के लिए है, समष्टि संपूर्ण के लिए है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में सभी, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मांग है उसको क्या कह रहे हैं, समग्र मांग हम लोग कह रहे हैं। समग्र मांग, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, टोटल डिमांड जो होती है उसको समग्र मांग कहा जाता है। जबकि बाजार की जो मांग है, बाजार में एक वस्तु की कुल मांग कहलाती है।
बाजार में एक वस्तु की कुल मांग कहलाती। अब बाजार क्या है? बाजार वह स्थान है जहां पर वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, खरीदा बेचा जाता है। यहां पर एक वस्तु की बात है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जोड़ रहे हैं कि साहब हमने मंगवाया कितना है और दुनिया को बेचा कितना है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुएं और जो सभी सेवाएं हैं उनकी जो कुल मांग है, जो टोटल डिमांड है, उसको क्या कहा जाएगा? समग्र मांग कहा जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कहा जाएगा। बड़ा विशेष, बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं, एग्जामिनर जहां चाहेगा वो आपको फंसा सकता है बेटा। वो डाल देगा कि हाँ समग्र मांग बाजार मांग के बराबर है, फिर वो ऑप्शन दे देगा। तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है, सीधा सा फंडा है, क्लियर फंडा है। एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों अलग अलग है, दोनों के रास्ते जो हैं वो अलग अलग है, साथी नहीं है ये लोग। अब चलिए, अब अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को समझने का टाइम आ गया। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब जो घटक मैंने आपको पढ़ाए हैं उस घटक को बिल्कुल अपन को क्लियर करना है। तो सबसे पहले जो C है उस C पे देख लेते हैं। अब AD का फॉर्मूला C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है। तो सबसे पहले C की चर्चा करेंगे। तो C क्या है? निजी घरेलू उपभोग व्यय। C किस लिए दर्शाया गया था? उपभोग व्यय के लिए दर्शाया गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और कौन कर रहा है? निजी घरेलू, प्राइवेट जो हाउस होल्ड है, मतलब जो लोग घरेलू लोग हैं, अपन सभी जो है जो उपभोग करते हैं, उपभोक्ता है वो सभी। तो घरेलू उपभोग व्यय मतलब हमारे कंजप्शन पे जो खर्चा होता है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये किससे दर्शाया गया है? C से दर्शाया गया है यूं। ये एक लेखांकन वर्ष के दौरान वस्तु और सेवाओं की खरीद पर परिवारों द्वारा किए गए कुल व्यय को संदर्भित करता है। ये एक लेखांकन वर्ष मतलब एक साल के भीतर वस्तु और सेवाओं की खरीद पर, मतलब जो वस्तु और सेवाओं को खरीदा गया है उस पर परिवारों के द्वारा, फैमिलीज के द्वारा जो टोटल एक्सपेंडिचर करा गया है, कुल व्यय जो करा गया है, उसको ये दर्शाता है। C किसको दर्शा रहा है? C इस बात को दर्शा रहा है कि पूरी अर्थव्यवस्था में परिवारों के द्वारा, सारे जितने भी परिवार है उन सभी के द्वारा वस्तु और सेवाओं की जो खरीद पर जो खर्चा करा गया है उसको दर्शा रहा है। अब आप ये देखिए, हमने पहले ही कह दिया AD बराबर कुल व्यय। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं, AD बराबर कुल व्यय। अब AD बराबर कुल व्यय है तो यहाँ पे परिवारों द्वारा किया गया कुल व्यय, मतलब जो C है वो इस AD में है और वो कह रहा है कि परिवारों के द्वारा जो कुल खर्चा करा गया है वो AD का भाग बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का भाग बन जाएगा। आमतौर पर खपत व्यय सीधे तौर पर डिस्पोजेबल इनकम के स्तर से प्रभावित होता है, यानी जितनी अधिक डिस्पोजेबल आय उतना अधिक उपभोग व्यय और इसके विपरीत। चलो, तो अब डिस्पोजेबल इनकम को हम क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। देखो, अब सबसे पहले जैसे मैंने आप सभी को कह रखा है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जमीन, भूमि, लैंड, लेबर, श्रम, कैपिटल, पूंजी और लास्ट में जो मालिक है वो। अब इन सब ने मिलकर के क्या करा? किसी वस्तु का उत्पादन कर लिया। ये उत्पादन के कारक हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब उस उत्पादन कर लिया, उसको बेच दिया। अब बेचने के बाद जो पैसा आया, क्या सारा का सारा पैसा मालिक थोड़ी रखेगा भाई? जमीन का किराया भी देगा, लेबर को पेमेंट भी करेगा और कैपिटल वाले को ब्याज भी देगा, जिसने पैसा दिया, चाहे बैंक से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, ब्याज देगा और फिर बचा कुचा उसका लाभ आ जाएगा। तो अब यहां पर क्या है? इन सबको क्या मिला है? पैसा मिल गया, इन सबको आय मिल चुकी है। ये क्या हुआ है? आय मिली है, आय का वितरण हुआ है। अब सरकार इसमें क्या करती है? पुनः वितरण करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, देखती है कि किसके पास इनकम ज्यादा है तो भैया वो इधर दो, और जिनके पास कम है हम उनको देंगे। तो अब जो हमारी आय है, आय तो यहां से जो मिला वो है। अब डिस्पोजेबल इनकम या प्रयोज्य आय जो होती है वो क्या है? जो हमारी इनकम आई है उस इनकम में से सरकार कर काटेगी, टैक्स काटेगी ना। तो टैक्स काटने के बाद जो हमारे पास आता है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है, प्रयोज्य आय होती है। और सरकार किसी किसी को सहायक की सब्सिडी देती है तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, सब्सिडी ऐड हो जाता है। उसके बाद हमारी प्रयोज्य आय। अब देखो, आमतौर पर खपत व्यय मतलब जो खपत हम ये जो व्यय कर रहे हैं खाने पीने पे, जो हमारी एक्सपेंडिचर खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, वो किस पर निर्भर करती है? डिस्पोजेबल इनकम पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो मैं खर्चा ज्यादा करूंगा। डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होने का मतलब क्या है? सरकार टैक्स कम ले रही है, सरकार टैक्स कम ले रही है। और डिस्पोजेबल इनकम कम हुई
तो मेरा खर्चा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बात कहेगी, जितनी अधिक डिस्पोजेबल आय उतना अधिक उपभोग व्यय, और इसके विपरीत, मतलब जब डिस्पोजेबल आय गिरेगी तो ये भी गिर जाएगा, और डिस्पोजेबल आय बढ़ेगी तो वो भी बढ़ जाएगा, खर्चा भी बढ़ जाएगा। मतलब यहां पे डिस्पोजेबल इनकम और इसके बीच में कैसा संबंध है, कैसा संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, धनात्मक संबंध आप कह सकते हो कि जब इनकम बढ़ रही है तो खर्चा भी बढ़ रहा है, और जब इनकम गिर रही है, डिस्पोजेबल इनकम गिर रही है, तो खर्चा भी डाउन जा रहा है। प्रयोज्य आय से तात्पर्य सभी स्रोतों से होने वाली आय से है जो परिवारों को उपभोग और बचत पर खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दो बातें देखो इसमें। पहली, सभी स्रोतों से होने वाली आय। देखो अब मेरी बात सुनना, जैसे मान लो कि आज मैं हूं तो जैसे मान लीजिए मुझे एक जगह से कहीं पेमेंट हो गया, 10,000 का पेमेंट हो गया। जैसे मान लीजिए मैं कहीं दूसरी जगह और पढ़ाता हूं, वहां से मान लो मुझे 10,000 का पेमेंट हो गया। ओके, इसके बाद मान लीजिए कि भैया मैं किराए पे कमरे देता हूं तो मुझे वहां से 30,000 का पेमेंट हो गया। ये ऐसा है नहीं भैया, पहली बात तो हमारे पास इतने कमरे नहीं कि जो मैं किराए पे दूं ठीक है ना, और ठीक ठाक है, जो मिल जाता है दाल रोटी मिल जाती है, गुरुदेव की कृपा है। तो 10,000 यहां से मिल गए, 10,000 यहां से मिल गए, 30,000 यहां से मिल गए। ये टोटल मेरी सभी स्रोतों से जो मुझे इनकम हुई है वो मेरी 50,000 हुई। कितनी हुई है, 50,000 हुई है। पर अब देखो यहां तक की बात तो क्लियर है, प्रयोज्य आय से तात्पर्य सभी स्रोतों से होने वाली आय है, मतलब डिस्पोजेबल इनकम क्या है, जो हमें सभी स्रोतों से प्राप्त हो। तो ये आय हो गई हमारी, ये इनकम हो गई, ये अभी आय है, इनकम है। वाई, और वाई हमेशा क्या कहा जाता है, सी प्लस एस, उपभोग प्लस बचत। तो इसलिए कहा गया जो परिवारों के उपभोग और बचत पर खर्च करने के लिए उपलब्ध रहती है, जो उनके पास बचती है, उपलब्ध रहती है वो। तो अब इस 50,000 में से सरकार बोलेगी साहब आप महीने के 50,000 कमा रहे हो तो टैक्स कौन देगा, बोले मैंने बोला मैं ही दूंगा। तो टैक्स ले लिया सरकार ने, टैक्स लेकर के जैसे मान लो 2,000 काट लिए, तो अब मेरे पास जो डिस्पोजेबल इनकम है डी वाई, मान लीजिए डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची, 48,000 बची है। कितनी बची है, 48,000 बची है। अब इसमें से मान लो 30,000 का मैं उपभोग कर लेता हूं, तो मतलब मेरी सेविंग जो बचत है वो कितनी हो गई, 18,000 की हो गई। कितनी हो गई, 18,000 की हो गई। दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट है प्रयोज्य आय में, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खर्च करने के लिए उपलब्ध जो होती है वही प्रयोज्य आय है, डिस्पोजेबल इनकम वही है। डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है, डिस्पोज कर देना, मतलब निकाल सकते हो आप उसको, खर्च कर सकते हो। तो यहां पर सारे स्रोतों से होने वाली आय जिसमें आप उपभोग और बचत पर खर्च कर सकते हो, उसको क्या कहा जाता है, प्रयोज्य आय कहा जाता है। उपलब्ध होगी तभी प्रयोज्य आय है। और प्रयोज्य आय को, हमारे डिस्पोजेबल इनकम को कौन प्रभावित करती है, सरकार प्रभावित करती है। कैसे करती है सरकार, कर के द्वारा और साहिकी के द्वारा, उपदान जिसको कहा जाता है, सब्सिडी जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा सरकार प्रभावित कर सकती है। सरकार मेरा टैक्स बढ़ा करके मैं डिस्पोजेबल इनकम कम कर सकती है, सरकार टैक्स को घटा करके मैं डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा सकती है, सरकार मुझे सहायकी देकर करके मेरी इनकम को बढ़ा सकती है, और मेरी सहायकी घटा करके इनकम को भी घटा सकती है। यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जिस उपभोग व्यय की हम चर्चा कर रहे हैं वह प्रत्याशित अर्थात नियोजित उपभोग व्यय है। तो यहां पर जो है ये प्लान्ड कंजप्शन है, प्लान्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, नियोजित है, जो हम एक नियोजन में चलते हैं, एक प्लानिंग में जो खर्चा करते हैं वो है। रोजमर्रा रेगुलर वाले जो छोटे मोटे होते हैं उनको नहीं माना गया है, यहाँ पे प्रत्याशित या नियोजित जो उपभोग व्यय है उसको काउंट करा गया है। अब चलिए, अब आ जाते हैं दूसरा, निवेश व्यय। ये सभी निजी फर्मों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय को संदर्भित करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सभी निजी फर्मों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय पे। कौन सी वस्तु है, पूंजीगत वस्तु। मैंने आपको कहा ना, वस्तु दो प्रकार की होती है, एक उपभोक्ता वस्तु होती है, कंज्यूमर गुड्स होता है, और एक होते हैं कैपिटल गुड्स, या जिनको पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। तो पूंजीगत वस्तुओं पे जो कुल व्यय करा गया है उसको क्या कहा जाएगा, निवेश कहा जाएगा, इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। इसमें क्या आ जाएंगी, मशीनरी आ जाएंगी, कोई मशीन है, उपकरण आ जाएगा, मतलब कोई उपकरण का मतलब होता है इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब और कोई छोटा मोटा मशीनों का सामान वो सब आ जाएगा। भवन आ जाएगा, भौतिक पूंजीगत संपत्ति आ जाएगी। भौतिक पूंजीगत संपत्तियों का मतलब क्या है, ऐसी संपत्ति है जिनको आप छू सकते हो, भौतिक है, फिजिकल है। जैसे मान लो टेबल है, संपत्ति है भैया, अपनी हो गई, अब कहीं नहीं जाएगी तो छू सकते हैं, भौतिक हो गई, फिजिकल हो गई। बोर्ड हो गया। स्टॉक में वृद्धि और इन्वेंट्री में बदलाव शामिल है। स्टॉक में वृद्धि का मतलब क्या है, जो आपके पास सामान है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, ये सब कुछ है इसमें।
सरलता के लिए हमारे अध्ययन में माना गया है कि निवेश व्यय स्वायत्त है, यानी निवेश आय के स्तर से प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पे माना गया है कि जो निवेश व्यय है, जो निवेश के लिए खर्चा करा जाता है, वो स्वायत्त है, ऑटोनोमस है, बिल्कुल फ्री है, वो आय से प्रभावित नहीं होता। देखो, जो लोग बिजनेस करने की सोचते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, वो इनकम के बेसिस पे थोड़ी करते हैं कि साहब मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं। नहीं, वो तो कहीं ना कहीं से कर्जा लेंगे, लोन लेंगे और करेंगे, तो उनको इनकम बड़ा प्रभाव नहीं डालते कि मेरी इनकम कितनी है। वो तो कोई ना कोई बड़ा ही प्लान कर करके फ्री खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है, हम बिल्कुल बिल्कुल इसको स्वतंत्र मानेंगे, स्वायत्त मानेंगे, निवेश आय के स्तर से कोई प्रभावित नहीं होगा। तो अपन ने 2 कवर कर लिए हैं एडी में, एडी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो कौन कौन सा पढ़ लिया है? ये दोनों पढ़ लिया अपन। अब आ जाओ सरकारी व्यय या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की चर्चा कर लेते हैं। यह अर्थव्यवस्था की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं पर सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय को संदर्भित करता है। अब यह अर्थव्यवस्था की जो सामान्य जरूरत है, अब उनको पूरा करने के लिए सरकार उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदती है और सरकार पूंजीगत वस्तुओं को भी खरीदती है। सरकार द्वारा जो खर्चा करा गया है उसको सरकारी व्यय दर्शाया जाता है। अब अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं में मैं बताऊं, जैसे कि आप सभी को पता है कि राशन की दुकानों पर राशन मुफ्त में या बहुत कम दरों पर बांटा जाता है। अब वो क्या करती है? सरकार किसानों से खरीदती है, तो उपभोक्ता का माल है, उपभोक्ता वस्तु है कि हाँ भैया उपभोग करने योग्य आएगी, तो सरकार ने उसको खरीदा, तो ये उपभोक्ता वस्तु है, उस पर सरकार ने खर्चा करा। उसकी मतलब सरकार की डिमांड है ना कि साहब हाँ 2 टन हम लोगों को गेहूं की आवश्यकता है, क्योंकि हमें लोगों को में बांटना है। इसके अलावा आप देखते हैं सरकार के भी उद्योग होते हैं, सरकार की फैक्ट्रियां होती हैं। जैसे सबसे बड़ा आप देखें तो सरकार का रेलवे है, तो उसके लिए सरकार का कोई मशीनरी खरीद रही है, उसको बनाने के लिए और कर रही है। तो कहीं पर भी अगर वो पूंजीगत वस्तुओं पर, उपभोग वस्तुओं पर कहीं पर भी सरकार के द्वारा खर्चा हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा? सरकारी व्यय हो जाएगा। अब आप पढ़ चुके हो सरकारी बजट में बड़े अच्छे से, सरकार का प्राप्ति होती है और सरकार का व्यय होता है। कहाँ कहाँ से होता है? ठीक है, राजस्व व्यय है क्या है, पूंजीगत व्यय है क्या है, वो सब आप पढ़ चुके हो पहले। इसका मतलब है सरकार उपभोग व्यय के साथ साथ निवेश व्यय भी वहन करती है। तो सरकार उपभोग व्यय तो करती है, मतलब उपभोग के लिए उपभोक्ता वस्तुएं तो खरीदती है, उसके साथ साथ सरकार निवेश का भी खर्चा उठाती है, मतलब सरकार पूंजीगत वस्तुएं भी खरीदती है। उपभोग व्यय में क्या आ जाएगा? कानून और व्यवस्था पर सरकार खर्चा कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रक्षा आदि जैसी सार्वजनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो किया जाता है उसको उपभोग व्यय में है। देखो, अब आपको पता है सरकार उपभोग व्यय कर रही है और निवेश व्यय कर रही है, तो उपभोग व्यय में तो सरकार के ये सारे काम आ जाएंगे। निवेश व्यय में क्या है? राजमार्ग बना रही है, मतलब जो सड़कें बनाती है सरकार, राजमार्ग, सड़क, बिजली संयंत्र आदि का निर्माण, मतलब पावर प्लांट लगाना है। सड़क मतलब राजमार्गों में भी सड़कें ही आती हैं, पर वो एक्चुअल में क्या होता है? नेशनल हाईवे होता है, तो वो एक मतलब एक प्लेस को देश की कैपिटल से जोड़ने वाली जो चीजें हैं, वो पूरा रोड वहां तक जाता है, उनको राजमार्ग कहा जाता है। नोट, सरकारी व्यय का स्तर सरकार की नीति द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो आमतौर पर सामाजिक कल्याण द्वारा निर्देशित होती है। तो सरकारी व्यय का जो स्तर है कि सरकार कितना व्यय करेगी, ये सब सरकार की नीति द्वारा निर्धारित किया जाता है। और सरकार की नीति कौन सी होती है? राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति से ही सरकार तय करेगी कितना खर्चा करना है और कितना नहीं करना, और आमतौर पर सामाजिक कल्याण द्वारा निर्देशित होता है, क्योंकि सामाजिक कल्याण के लिए सरकार खर्चा करे, तभी तो सरकार ये सब कुछ कर रही है, सरकार यहाँ पे खर्चा कर रही है, जो सब सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए सरकार कर रही है। चलिए, अब हमारा जो लास्ट है वो है शुद्ध निर्यात या नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम लोग कह सकते हैं x माइनस एम, इसका फॉर्मूला है। निर्यात, अब देखो निर्यात क्या होता है पहले वो देखना। किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित वस्तुओं की शेष विश्व द्वारा मांग को दर्शाता है। निर्यात क्या दर्शाता है? किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित वस्तुओं की शेष विश्व द्वारा जो मांग को दर्शाता है, मतलब घरेलू क्षेत्र के अंदर, मतलब हमारे देश के अंदर जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं उसकी जो शेष विश्व है वो कितनी मांग कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड हो गया और ये इंडिया है। यहाँ पे जैसे जितना भी सामान बना, उस सामान का जैसे मान लो अपन कहते थे कि 10 टन जो है गेहूं का उत्पादन यहाँ पर हुआ, कितना हुआ? 10 टन का उत्पादन हुआ। 10 टन में से हमें पता चला कि साहब 2 टन की तो डिमांड भारत में है और 7 टन की डिमांड दुनिया में हो रही है, तो हम भेज रहे हैं, तो ये 7 टन हमारा क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। 1 टन हमारे पास पड़ा है, 1 टन रखा हुआ है हमारे पास, तो ये निर्यात हो जाता है। आयात से तात्पर्य किसी देश के निवासियों की विदेशों में उत्पादित वस्तुओं की मांग से है। अब क्या है? ये इंडिया है, अब बाहर जो जो सामान बन रहा है उनमें इंडिया वाले चाहते हैं कि ये सामान हमारे पास भी आए,
तो ये हो गया हमारा आयात हो जाएगा। शुद्ध निर्यात क्या है? निर्यात और आयात के बीच के अंतर को शुद्ध निर्यात कहा जाता है। तो शुद्ध निर्यात का नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है इसका फॉर्मूला? निर्यात माइनस आयात, निर्यात माइनस आयात, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। शुद्ध निर्यात का परिमाण आमतौर पर विनिमय दर मतलब जो एक्सचेंज रेट है कि साहब हम इस करेंसी में एक्सचेंज कर रहे हैं तो कितना हमारा एक्सचेंज रेट रहेगा, वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें आ जाएंगी, उस पर शुल्क कितना लगेगा, व्यापार नीति कैसी है, ठीक है भाई, कहाँ पे कितना कोटा लगता है, व्यापार अवरोधक में आयात शुल्क निर्यात शुल्क ये कितने लगते हैं, ये सारी चीजें शुद्ध निर्यात को प्रभावित करती है, इनमें बढ़ोतरी होती है तो इस हिसाब से सरकार घटा बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा समग्र मांग के जो 4 घटक थे वो अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, समग्र मांग के चारों घटक। और अब लास्ट में मैं आपको फॉर्मूला और लिखवा जाता हूं, AD = C + I + G + X - M। और ये जो आयात निर्यात है, ये इसके बारे में आप जो लास्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला है उसमें और भी थोड़ा मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट कोई भी समस्या रही हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आज का लेक्चर कैसा लगा ये जरूर आप लोग बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहे। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।